पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज कोई डॉक्टर साहब सिर्फ सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई सीडीआर नहीं, कोई सीडीआर नहीं, वो सारे पकड़ लिए जी, सीडीआर निकलवा ली, कोई सीडीआर नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई लोकेशन डेटा नहीं, कोई तस्दीक करने के लिए गवाह नहीं पेश किया गया। सिर्फ मैंने ये सुना जी मैंने ये सुना था, ये हो गया मेरे सामने, ये मैंने सिर्फ ये मैंने सुना के ऊपर सारों का इन्होंने वो कर दिया। जब स्टार गवाह से पूछा गया कि ज़मान पार के मेन गेट के और उसमें कितना फासला है, तो कहता 300 मीटर का फासला है। ये आप देख लें कि ये क्या मजाक हुआ है। दावा हुआ कि वाकयात के 30 दिन के बाद ग्रीन बेल्ट से डंडे बरामद हुए। मतलब वो जो कंटेनमेंट बोर्ड वाले थे वो रोज सफाई करते रहे थे, डंडे 30 दिन के बाद बरामद हुए। मतलब है क्योंकि ये वकूआ वहां हो गया था तो लाहौर कंटेनमेंट बोर्ड वाले ने पूरा महीना सफाई कोई नहीं की थी, वो जड़े डंडे ने 30 दिन के बाद शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। अब तक आपको ये खबर मिल गई होगी, ये जो जायचा है सिर्फ शेख वकास पीटीआई के लीडर ने सिर्फ ये नहीं खींचा इंटरेस्टिंग किस्म का तंजिया जायचा, बल्कि आपको मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा घर है, कोई ऐसा ड्राइंग रूम है, कोई ऐसा डाइनिंग रूम है जिधर तक ये खबर नहीं पहुंची तो अजीब सी बात होगी। मगर ये अब फैक्ट है कि 9 मई के 2 साल बाद फाइनली जो सज़ा मिलनी थी, जो एक्सपेक्टेड थी, वो मिल चुकी है। ये क्यों एक्सपेक्टेड थी ये मैं आपको भी 2 मिनट में बताता हूँ मेरे साथ ने। मगर ये जो कहानी बता रहे हैं शेख वकास कि ना कोई फुटेज थी, ना कोई लोकेशन थी, ना कोई किसी किस्म की एविडेंस है, मगर टॉप टियर के जो लीडर्स हैं, इमरान खान के जो नंबर 2s, नंबर 3s, नंबर 4s, नंबर 5s हैं, जो उनके साथ जेल में 600-700 दिनों से हैं, उन सबको सजा हो गई है सिवाय एक के। शाह महमूद कुरैशी को एक्विट कर दिया गया है क्योंकि वो मई 9 के दिन वो लाहौर में थे ही नहीं। जो शेरपाव ब्रिज जो लाहौर में लगता है, जिसके नाम पे वो केस बना है, वो उन्होंने कभी उधर से गुजरे ही नहीं क्योंकि 9 मई को वो कराची में थे। मगर उनके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब और दीगर और पीटीआई के लीडर्स जो हैं, उनको 10 साल, जी हाँ 10 साल 10 इयर्स की उनको सजा हो गई है। एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज ने ये सजा रात के 9:30 बजे सुनाई है। यास्मीन राशिद इज अ कैंसर पेशेंट, शी इज सफरिंग थ्रू स्लीप एपनिया, वो रिसेंटली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं। वी ऑल नो अबाउट द फ्रेल हेल्थ, ये सब हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, मगर 10 साल इन सबको सजा हुई है। और साथ साथ जो पीटीआई की जो टॉप प्रोविंशियल लीडरशिप है इस वक्त करंटली सर्विंग, उसको भी, बचर साहब को भी सजा हुई है सरगोदा वाली साइड पे। अब ये मेरे दोस्त शेख वकास की जो कमेंट्री है आप बार बार सुने, और जितनी आप सुनेंगे एक्सटेंसिवली पीटीआई की वेबसाइट्स पे है, उतना आपको समझ आएगी कि बगैर किसी प्रूफ के इन्होंने कैसे किया है। आप अगर इनकी कमेंट्री नहीं सुनना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, तो जाके ये कहानियां भी पढ़ लें जो फॉर एग्जांपल डॉन में छपी हैं, जो लिस्ट करती हैं कि किस किस को सजा हुई, कैसे नहीं हुई, किस जज ने दिया। मगर आपको ये फजूल चीजें पढ़ने की और देखने की जरूरत नहीं है। ना आपको शेख वकास की तंज की जरूरत है, ना आपको डॉन की रिपोर्टिंग की जरूरत है। आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो पीटीवी है। जी हाँ, पीटीवी की आपको सख्त जरूरत है, क्योंकि पीटीवी हमारे मुल्क का नेशनल टेलीविजन, उसने एक इंपॉर्टेंट ट्वीट की है। हालांकि पीटीवी का काम ट्वीटें नहीं करना, मगर उसको यूज किया जाता है बहैसियत एक प्रोपेगेंडा माउथपीस। तो पीटीवी ने एक जबरदस्त ट्वीट की है, और इस ट्वीट को अगर आप पढ़ लें आज ही की तारीख में तो समझ आ जाती है कि गेम क्या है। पीटीवी ने इफेक्टिवली कहा है कि आर्मी चीफ ने 9 मई के बारे में 2 साल पहले ही कह दिया था कि क्या होगा, और आज वाकई ही वो माशाल्लाह से हो चुका है। आर्मी चीफ की ट्वीट ये
2 साल पहले की जो स्टेटमेंट है इस ट्वीट में दिखाता है कि those responsible for bringing shame to the nation on Black Day of May 9th would be brought to justice. ये इन्होंने सियालकोट के गैरिसन में बोला था और फिर उन्होंने कहा था रावलपिंडी में 25 मई को 2023 को the nation will neither forgive nor forget those involved in desecrating memorials of martyrs and their dignity. तो इफेक्टिवली जो पीटीवी पाकिस्तान का नेशनल टेलीविजन जो इफेक्टिवली कह रहा है कि भाई 2 साल पहले ही डिसाइड हो गया था, बिग बॉस ने 2 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। और वो जो गर्मियां गुजरी, आपको याद दिलाता चलूं, जो शेख वकास कह रहे हैं कि 30 दिन बाद डंडे मिले और उन डंडों पे केस बनाया। 30 दिन वो डंडे शहर लाहौर में पड़े रहे, किसी ने, म्यूनिसिपल वालों ने, किसी ने उन डंडे नहीं उठाए, मगर 30 दिन बाद वो डंडे बरामद हुए जिनसे पता चला कि पीटीआई वालों ने वो डंडे यूज किए थे। ऐसे ही वाहियात केसेस, ऐसे ही शॉडी गंदी एविडेंस पे, फेक एविडेंस पे, ऐसे ही केस इन्होंने मुल्क भर में छोड़े, मुल्क से बाहर भी लोगों के खिलाफ बनाए। May 9th में इन्होंने जो किया वो किया। फिर अगले दिनों में इन्होंने अरेस्ट शुरू किए, पहले पीटीआई के वर्कर्स के, हजारों वर्कर्स इन्होंने उन गर्मियों में उठाए, आपको याद होगा। फिर अगस्त में इन्होंने इमरान खान साहब को उठाया और फिर सितंबर में यास्मीन राशिद एंड एवरीबडी एल्स वाज पिक्ड अप, शाह महमूद वगैरह को सितंबर तक उठा लिया था। तो चलान जो चला था, जिसपे आज ये सजाएं हुई हैं, वो चलान चला था 2023 के सितंबर में, अगस्त सितंबर में। मगर आपको ये खुशी होगी सुनने में कि ये जो डिसीजन है बकौल पीटीवी के, ये डिसीजन ऑलरेडी 26 जून 2023 को, ये मई और जून के महीने में 2 साल पहले ये डिसीजन इस शख्स ने कर ली थी, क्योंकि ये शख्स जो है माई बाप है, इफेक्टिवली ये आपका नया लीडर है। और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं एविडेंस के साथ आज कह रहा हूँ। मुझे बड़ी तनकीद आती है, बल्कि ताने भी आते हैं, कभी कभी रिक्वेस्ट भी आती हैं, कभी कभी नसीहतें आती हैं कि यार बार बार चीफ का नाम ना लिया करो। ओके, मैं चीफ का नाम नहीं लेता, मैं सिर्फ और सिर्फ आज वो करता हूं जो खुद चीफ कह रहे हैं, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक हो गया? जो खबरें बता रही हैं, ये एक और स्टोरी है, ये आज की स्टोरी है, 2 साल पहले की नहीं है, ये आज की स्टोरी है। अब चीफ साहब, जो उनका टेक्निकली टाइटल जो है उनका है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब आर्मी के स्टाफ के वो चीफ हैं। आर्मी की बड़ी स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड होती है, वो चीफ ऑफ आर्मी नहीं है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मतलब वो अफसरों के चीफ हैं, स्टाफ के चीफ हैं। अफसर जो हैं वो अपने यूनिट्स, बटालियंस, रेजिमेंट्स, डिविजन्स, कोर्स जो भी हैं, ब्रिगेड चलाते हैं। इनका ये काम नहीं है, इनका सिर्फ काम है कि अपने स्टाफ को चलाएं। मगर एनीवेज, मूविंग ऑन, इनसे मीटिंग की जाके, फील्ड मार्शल साहब से मीटिंग की गौहर एजाज साहब ने, जो फॉर्मर एक मिनिस्टर हैं, बिजनेसमैन है, और आतिफ इकराम शेख ने, जो पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के बॉस हैं। अब बिजनेसमैन आर्मी चीफ से जाके मिल रहे हैं, डेलीगेशन ले जा रहे हैं जीएचक्यू, कोई बात नहीं। पाकिस्तान में हम सबको पता है कि जो आर्मी चीफ है वो हर चीज चलाता है, बिजनेस भी चला ले, डन। जीएचक्यू पहुंच गया जी डेलीगेशन, खबर छप गई। अब खबर तो छप गई, डेलीगेशन भी पहुंच गया। बातें क्या हुई? बातें ये हुई कि तरले हुए, लॉबिंग ही, एडवोकेसी हुई, और आप कह सकते हैं माई बाप को बोला गया कि भाई आप कुछ कृपा करें भगवान और कुछ चेंजेस लाएं। क्या चेंजेस लाएं? अच्छा, अब चेंजेस है कि यार, मतलब आप आर्मी चीफ के पास जाते हैं तो आप उसे कोई आर्मी का काम कहेंगे, आप उसे कोई ऐसी बात करेंगे कि आपको फेवर मिल जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट पास करवा लेंगे, कोई वेपन्स डील करवा लेंगे, कोई शायद जो इनका FWO है, जो फौजी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, शायद उसका कोई लॉजिस्टिकल कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे। बिजनेसमैन ऐसी हरकत करें तो समझ आती है, क्योंकि वो फौजी है तो फौज ही का फेवर कर सकता है। मगर ये आम फौजी नहीं, ये बड़ा खास फौजी है, क्योंकि इसके पास ये जो बिजनेसमैन गए हैं, इसमें फौज के काम के लिए नहीं गए, ये ऐसे कामों के लिए गए हैं जो पूरे मुल्क पे लागू हैं, मगर इन पे लागू नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, खबर है, खुद पढ़ सकते हैं आप, कि सेक्शन 37, मैं बड़ा कर देता हूँ, सेक्शन 37 और 37A पे इनकी आप डिटेल में पढ़ें। ये मैं साइड पे आज हो जाता हूं ताकि हम साथ पढ़ते हैं। लेट्स लुक एट दिस टुगेदर। सेक्शन 37A और B सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के, जिसमें लिखा है कि अगर आपने नहीं भरा तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा।
ये माई बाप से कहा गया, आई एम सॉरी, फील्ड मार्शल से कहा गया कि ये अच्छा नहीं लगता हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे ऊपर FBI वाले कहते हैं कि भाई आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा, आपका अरेस्ट हो जाएगा, FIR हो जाएगी, तो ये हटवा दें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूं। आर्मी चीफ को कहा जा रहा है कि एक चीज जो आइन में लिखी हुई है, सेल्स टैक्स एक्ट, मतलब आर्मी एक्ट नहीं है ये GHQ के मैनुअल में नहीं लिखा हुआ, ये काकूल के ट्रेनिंग बुक में नहीं लिखा हुआ। काकूल तो खैर ये गए नहीं, OTS गए, जिधर भी ये गए, ये रावलपिंडी या NDU के स्टाफ कोर्स में नहीं लिखा हुआ, ये कैडेट कॉलेज के स्टाफ कोर्स में नहीं है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान लीगल कोड, और उस पे ये बिजनेसमैन इस बंदे के पास गए हैं और कह रहे हैं कि यार ये चेंज करवा दो, हमें नहीं अच्छा लगता। फिर इन्होंने और क्या बोला, इन्होंने थैंक यू कहा कि शुक्रिया कि ये प्रोविजंस डायरेक्ट किए हैं। खबर कहता है कि जो ये जो बिजनेसमैन है ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ग्रेटफुल टू द आर्मी चीफ हैं फॉर डायरेक्टिंग द एनफोर्समेंट ऑफ दीज प्रोविजंस बी हेल्ड इन अबेयंस। जैसे अबेयंस का लफ्ज हिंदुस्तानी यूज करते हैं, हुकूमत यूज कर सकती है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस, तो ये आर्मी एक चीफ, एक ग्रेड 22 का अफसर, ठीक है वो फील्ड मार्शल है, 5 स्टार है, बहुत बड़ा अफसर है, पर है तो अफसर से ज्यादा नहीं है वो। He is not the judge, he is not the jury, he is not the prime minister. और इवन अभी प्राइम मिनिस्टर भी एकदम नहीं कह सकता कि नहीं फलाने बिजनेसमैन को ना अरेस्ट करो, इसको खत्म कर दो। भाई 1990 का टैक्स कोड है वो, 1990 का बना हुआ है, और आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं कोई अरेस्ट नहीं होगा, ये मेरे दोस्त हैं, और वो इसे थैंक यू कर रहे हैं, और ये खबरें चल रही हैं। अनबिलीवेबल। फिर साथ साथ तरले भी किए, मगर TC भी की कि SIFC बड़ी जबरदस्त चीज है, वेल डन। मगर 2 और इंपॉर्टेंट खबरें इधर से ही निकलती हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं उनके लिए खास, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इनके लिए खास, जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है इनके लिए खास अमेंडमेंट्स करवाई जाएं और की जाए। आर्मी चीफ का क्या काम है कि ये इन लोगों से बात करे। आर्मी चीफ, मैं मान सकता हूं, ये पहली बार नहीं हुआ कि आर्मी चीफ बिजनेसमैन से मिला है, पहले भी मिला है, यही आर्मी चीफ, इससे पहले वाला भी आर्मी चीफ था, वो भी मिला है। आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर आसिम मुनीर टू कमर जावेद बाजवा, ये दोनों के साथ ज्यादती होगी, ये दोनों के साथ ज्यादती होगी एक को दूसरे से कंपेयर करना। मगर आई जस्ट वांट टू आस्क कि आर्मी चीफ का काम है कि मुल्क को समझे, क्यों मुल्क चलाता है। आर्मी चीफ ब्रीफिंग भी ले सकता है। बाजवा से पहले राहिल शरीफ भी मिला था मंशा से, उसने वो भी आके ब्रीफिंग देता था, खड़ा होके पावर पॉइंट से देता था। मगर ऐसे फेवर्स करना बिजनेसमैनों को कि आपके पावर जो टैरिफ हैं वो हम सही करवा देंगे, आपके जो इंटरेस्ट रेट्स की जो रिडक्शन है वो हम करवा देंगे, वो मैं बात कर लूंगा, ये नहीं बनता। आर्मी चीफ सेल्स टैक्स के ऑर्डिनेंस को चेंज नहीं कर सकता, वो आर्मी चीफ है, ही शुड स्टे इन हिज लेन। हाँ, वो मुल्क को समझे, वो उन लोगों की राय ले, तो फिर जाए जिसके पास भी जाना है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाए, या उसके पास क्या जाएगा, उसको बुलाएगा ऑब्वियसली, प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, कहे यार सर मुझसे वो लोग मिले हैं, इसको जरा चेक करें। क्या आर्मी चीफ का ये काम है? एविडेंटली है। तो डायरेक्ट जो है ये बंदा इफेक्टिवली हर तरीके से अब रूल कर रहा है, एंड ये चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आ जानी चाहिए। सो दैट्स दैट। बट स्पीकिंग ऑफ अदर थिंग्स, देयर आर चेंजेस ऑनगोइंग, पोटेंशियल है। ये तस्वीर अगर आपने नहीं देखी, देखें गौर से, याद करें। ये ऑब्वियसली नौजवान तो आप जानते हैं, कासिम और सलमान खान, इमरान खान के 2 बेटे। बीच में कौन है याद करें। याद ताज़ा हुई नहीं हुई ताज़ा नहीं हुई, याद दिलाता हूँ। ये वो रिचर्ड ग्रिनेल हैं, वो स्पेशल ऑनवॉय हैं अमरीकी सदर के, जिन्होंने अमरीकी सदर के इलेक्शन के बाद, मगर उनके हल्फ बर्दारी से पहले कुछ ट्वीटें की थी, इमरान खान जिंदाबाद, फ्री इमरान खान, ऐसी कुछ ट्वीटें थी,
जिनको हजारों लोगों ने रीट्वीट किया था, ये फिर चुप हो गए। ट्रंप ने जब हल्फ उठाया ये चुप हो गए, और ये कैलिफोर्निया और मुल्क के अंदर जो मसले मसाइल हैं, उधर आग शाग लगी हुई थी, कैलिफोर्निया में बड़े हालात खराब थे, ये उसमें रीबिल्डिंग में लगे हुए थे। इन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोला, और काफी इनकी पुरानी ट्वीट्स जो हैं ऑटो डिलीट भी हो गई थी। मगर इन्होंने अब कैलिफोर्निया में कासिम और सलमान खान से मुलाकात की है और कहा है, वेलकम टू कैलिफोर्निया माय फ्रेंड्स, आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू टुडे। Salman Qasim Khan, you must stay strong. There are millions of people around the world who are sick of political prosecutions. You are not alone. तुम अकेले नहीं हो। इनकरेज किया है, इमरान खान के बेटों को कहा है कि अच्छा लगा तुमसे मिलके, ये भी कहा कि तुम अकेले नहीं हो, ये भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो सियासी जो केसेस बनते हैं उनसे सिक हैं, टायर्ड हैं, थक गए, तुम अकेले नहीं हो। और फ्री इमरान खान ऑफ कोर्स का हैशटैग इन्होंने इस्तेमाल किया। फिर इन्होंने हमारे कॉलीग हैं असद मलिक, पाक पैक के बॉस हैं, उनको भी थैंक यू किया, क्योंकि पाक पैक ने ये मीटिंग करवाई थी, पाक पैक ने ये रिक्वेस्ट की थी। मगर एज यूजुअल पीटीआई का जो इंटरनल टोपी ड्रामा है वो चल रहा है। ह्यूस्टन से खबर आई है, अब ह्यूस्टन में कौन है आपको पता है, अब मैं नाम लेता हूं तो लोग खफा होते हैं, पर लेना पड़ता है, हम रिपोर्टर्स हैं, हमें नाम लेना पड़ेगा। ह्यूस्टन मतलब टेक्सास में पीटीआई के 2 सीनियर लीडर्स आतिफ खान और सजाद बरकी, आई डोंट नो हु इज मोर ट्विस्टेड देन द अदर, बट ये जो हैकल एंड जैकल हैं दोनों बेचारे पीटीआई के, दे आर बेस्ड है, इनके बारे में इनके दफातर से खबरें निकल रही हैं कि दे वर नॉट हेल्पिंग दिस केस, इवन दो on the other hand Sajjad Barki wrote that letter last week to Congress, to the Tom Lantos Commission, saying that these boys, Qasim and Suleiman, are the real representatives of Imran Khan and the congressional leaders should be meeting them. तो ये जो पीटीआई की इंटरनल कंफ्यूजन है कि एक तबका था जो चाह नहीं रहा था कि जुल्फी बुखारी, इमरान खान के इंटरनेशनल अफेयर्स के एमिसरी, वो जाके टॉम लैंटोस कमीशन से बात करें, दूसरी तरफ वो उन्होंने जब बात की तो ह्यूस्टन वाली पार्टी अवेलेबल नहीं थी। अब ह्यूस्टन वाली पार्टी के बारे में बात हो रही है कि वो इन बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं है। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स अप, बट द पीटीआई रियली नीड्स टू गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर। इट्स रियली कंफ्यूजिंग और हम बाकी सब सिक एंड टायर्ड हैं, स्पेशली जिस तरीके से पीटीआई इधर तितर बितर हुई है और पीटीआई उधर भी तितर बितर हुई है, जिधर ऑब्वियसली हम सबको पता है सेनेट इलेक्शन जिस तरीके से हुए, जिस तरीके से पीटीआई के पुराने वर्कर्स से वो सीटें जो उन्हें प्रॉमिस की गई थी छीनी गई, जो फैट कैट्स हैं, जो पुराने पापी हैं, उनको वो सीटें दी गई। ये सब जो है गंडापुर के तहत हुआ। गंडा को डंडा मिला हुआ है, बहुत बड़ा फौजी डंडा उसे मिला हुआ है, इसलिए इस वक्त गंडापुर के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो इमरान खान को भी संभाल लेता है, वो पीटीआई केपी को भी संभाल लेता है, और उसको क्योंकि उसको फौज ने संभाला हुआ है और उसके खिलाफ कोई और इस वक्त बोल नहीं रहा, खड़ा नहीं हो रहा, पीटीआई मजबूर है। सो द पीटीआई रियली नीड्स टू गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर, बट द आर्मी आल्सो नीड्स टू लिसन इन। ये जो एक घमंड आया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, इनको जो घमंड आया हुआ है, जो मीटर हुए हैं कि हम दुनिया में, हमें डोनाल्ड ट्रंप हमें दुम्बा खिला रहा है, लोग खड़े होते नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग बेहिस हैं, तो हम जो करना है करेंगे। इस सब में एक बड़े इंटरेस्टिंग फौजी ने एक ट्वीट की है। ये 3 स्टार जनरल थे, एसएसजी के अफसर थे, हारून असलम साहब, मिला हुआ, डेकोरेटेड ऑफिसर, शॉर्ट लिस्ट पे थे। 2 राउंड्स पहले ये शॉर्ट लिस्ट पे थे। शायद आपको याद होगा राहिल शरीफ के जमाने में ये भी, इनकी भी बारी थी चीफ बनने की, बने नहीं थे, चाह रहे थे कि फिर ये जॉइंट चीफ बने, जॉइंट चीफ का भी इन्हें नहीं मिला था, मगर कोई बात नहीं। ही इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, कलरफुल कैरेक्टर, एंड दिस कलरफुल कैरेक्टर हैज हैड अ कलरफुल ट्वीट। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है दुनिया में जिधर सबसे ज्यादा लोग मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। 16 लाख लोगों ने पिछले साल पाकिस्तान को छोड़ा है। ये खबर हमने पहले दी हुई है, मगर ये जो फौजी है इसके रीजंस बड़े इंटरेस्टिंग है। कहता है कि मेजर रीजंस जो हैं, पहली बात, एक तो जॉब्स खत्म हो रही हैं, दूसरी बात बिजनेस खत्म हो रहा है, तीसरी बात अनसर्टेनिटी है, चौथी बात टेररिज्म है केपी में और बलूचिस्तान में। ये एक सीनियर डेजिग्नेटेड फौजी कह रहा है, ट्विटर पे कह रहा है,
लोग रिट्वीट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, करना चाहिए उन्हें। और ये बात फौज के अंदर से निकल रही है क्योंकि इनकी बरादरी है, इनकी कम्युनिटी है। तो ये अच्छी बात है कि ऐसे कुछ फौजी हैं जो who take to social media and who say what needs to be said. So I commend him. अब इसकी बात बेचारे की कोई सुनेगा या नहीं, I'm not sure. But what we do know is कि हम अपनी बात करते रहेंगे। ये मेरा सबस्टैक है। सबस्टैक जो है वो एक आप कह सकते हैं एक मेरा अटेम्प्ट है मल्टीमीडिया में स्टेप इन करने का। इधर मेरे मजमून और मेरी टीम जो है रिपोर्टर्स की, उनके एक्सप्लेनर्स जो हैं छपते हैं। हमने लेटेस्ट जो है लिखा है साउथ एशिया शफल, इंडिया हेजेस, चाइना क्रीप्स, पाकिस्तान पिवट्स एंड ट्रम्प फ्लर्ट्स। ये जो अलाइनमेंट है नई जो पाकिस्तान के साथ ट्रम्प साहब फ्लर्ट कर रहे हैं, इसमें इंडिया जो बेचारा है वो किधर खड़ा है, इस पे हमने एक्सप्लेनर लिखा है। चाइना भी मूव इन कर रहा है, पाकिस्तान के लिए भी ये इम्पोर्टेंट वक्त है और ट्रम्प साहब के भी कुछ गोल्स हैं। तो ये सब हमने इफेक्टिवली लिखा है। हम रोज एक एक्सप्लेनर लिखते हैं और ये जो काम है ये और कोई नहीं करता। पूरी इंडस्ट्री में रोज ऐसे एनालिसिस रिटन कम लोग करते हैं। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। wajazkhan.substack.com डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। फ्री सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं आप, पेड सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। सपोर्ट करें, पढ़ें, एंजॉय करें, सिर्फ सुना ना करें, पढ़ा भी करें, दरियाफ्त भी किया करें ताकि आपको और समझ आए। इस किस्म के टॉपिक्स जो और कोई टच नहीं करता, हम टच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा अगला जो एक्सप्लेनर है वो इस मौजू पे है जो मेरी कॉलीग राबिया अख्तर जो भी हार्वर्ड से पढ़ के आई हैं, उन्होंने डॉन में एक जबरदस्त लिखा है, एनालिसिस किया है इंडिया के नए अग्नि 5 मिसाइल का। और ये बड़ा खौफनाक एनालिसिस है। इस एनालिसिस में उन्होंने कंपेयर किया है अग्नि 5 जो इंडिया डेवलप कर रहा है, जो एक बंकर बस्टर मिसाइल है। ये वही बंकर बस्टर टेक्नोलॉजी है, वही मॉप या GPU 57 जो अमरीकियों ने अभी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। ये होता तो न्यूक्लियर नहीं है, मगर इसका पेलोड इतना ज्यादा होता है कि ये पहाड़ों को फाड़ देता है। और इसका जो डिजाइन है, जो इंडियंस डिजाइन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान या चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। सो राबिया's warning is very interesting. राबिया कहती हैं, और इस आर्टिकल को हम एक्सपैंड भी करेंगे अगले आने वाले शोज में, आपको बताएंगे भी कि इंडियंस जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो है तो नहीं न्यूक्लियर। और इंडियंस का जो रूल है वो है कि नो फर्स्ट यूज, NFU, नो फर्स्ट यूज, के पहले वो न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। मगर इससे जो न्यूक्लियर आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग है, जो इक्वेशन है, जो डिटरेंस है, वो चेंज होती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को एक कन्वेंशनल मीन से इन्होंने डी न्यूक्लियराइज करना शुरू कर दिया तो शायद पाकिस्तान को फोर्स किया जाए कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे। तो इस नए मिसाइल से जो इंडिया डेवलप कर रहा है, और हाल ही में ये खबरें आई हैं कि ईरान पे जो जब कामयाब या एक हद तक कामयाब, टोटली कामयाब तो नहीं हुआ, ईरान पे जो एक हद तक कामयाब जो अटैक हुआ है अमेरिकन का, उसके बाद इंडिया को ये भूत सवार हो गया है कि हमारे पास भी बंकर बस्टिंग कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अमेरिकी जो है बम से इस्तेमाल करते हैं, जहाज भेजते हैं, इंडियंस मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं। और इससे इक्वेशन जो है बड़े शरीर की वो चेंज होगी। मगर सिर्फ इससे नहीं होगी, इससे भी होगी जो हो रही है। फ्लैश फ्लड्स के बारे में हमने आपको बताया था कि क्या है, हमने थोड़ी सी दरियाफ्त की, थोड़ा सा पता किया क्यों होने लग गए हैं। सैलाब तो हमेशा से पाकिस्तान में आते हैं, मगर फ्लैश फ्लड्स क्या है जो स्पेशली माउंटेनस जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें आ रहे हैं। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, 250 से ज्यादा लोग, टूरिस्ट्स इंक्लूडेड, मारे गए हैं। डजन्स ऑफ पीपल आर मिसिंग। क्या होता है फ्लैश फ्लड? वेल, डॉन डिड अ वंडरफुल स्टोरी ऑन द फ्लैश फ्लड। और ये इफेक्टिवली एक आप कह सकते हैं कि 6-8 घंटे का फ्लड होता है। और ये उन इलाकों में होता है जो पहाड़ी इलाके होते हैं, और ये रिप थ्रू करता है अर्बन स्ट्रीट से, सड़कों से, रिवर बेड से, माउंटेन के कैनियन से। और इसका जो कॉज है वो स्पेसिफिकली अर्बनाइजेशन है। जिधर शहर ज्यादा हो गए हैं, आबादी ज्यादा हो गई है, जिधर दरख्त लोग उतार देते हैं, जिधर रोडें बन जाती हैं, उधर ये ज्यादा फेयर्स तरीके से, और जिधर फ्लड मैनेजमेंट नहीं होती उधर ये ज्यादा फेयर्स तरीके से आते हैं। और कौन से शहर पाकिस्तान के आजकल में फ्लैश फ्लड से मुतासिर हैं? मरी, गलियात,
Mansehra, Kohistan, Dir, Swat, Shangla, Naushehra, Swabi, Islamabad, Rawalpindi, DG Khan or northeastern Punjab or Kashmir, which is the political heartland of Pakistan. ये है सीन. लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मीटिंग हुई. आहा, क्या मीटिंग है, क्या झंडे हैं, क्या फॉर्म 45 हैं, क्या फॉर्म 47 हैं, क्या जबरदस्त टाइयां हैं, क्या जबरदस्त बाबे हैं, क्या इनकी गंजे हैं, क्या इनकी टाई हैं, क्या जबरदस्त गुलदस्ते सामने पड़े हैं. ओहो, क्या इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस कर रहे हैं. ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ये डिस्कस कर रहे हैं, अब गौर से सुने, ये डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको नहीं डिस्कस कर रहे. ये नहीं डिस्कस कर रहे कि यार वो जो कल परसों में जो वीडियो निकली है जिसमें उस बच्ची को और उसके खावंद को मतलब जानवरों की तरह भून दिया है बलोचों ने, तो क्या उन जिरगों को हम आउटलॉ करें, क्या करें, उन लोगों को क्या करें, उसके बारे में नहीं है. ये इस बच्चे के बारे में भी नहीं है जिसको मार मार के किसी मौलवी ने स्वात में पूरा दिन मारा, इतना मारा कि वो जब उसे फाइनली पानी मिला तो उसकी बॉडी इतनी ट्रॉमा में थी कि पानी पी के वो शहीद हो गया. ये इसके बारे में भी नहीं है. ये किसी आपके इशू के बारे में नहीं, आपके बारे में नहीं है. ये जो मीटिंग हुई है ये चाइनीज जो हमारे भाई हैं उनके बारे में है कि उनको कैसे सेफ रखना है. आप इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइनीज इंपॉर्टेंट है. आपकी बलोच बहन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ये पठान बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइनीज इंपॉर्टेंट है. उन पे मीटिंग होती है, पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री बैठती है, टाइयां लगती हैं, लेफ्ट पे एडीसी, राइट पे मिलिट्री सेक्रेटरी, चाय सर्व होती है, झंडे लगते हैं और पाकिस्तान के चाइनीज भाइयों का फ्यूचर डिसाइड किया जाता है, आपका नहीं, क्योंकि आपकी औकात ही नहीं है, क्योंकि आप बेहिस हैं, क्योंकि आप खुद खड़े नहीं होते. चाइनीज शोर मचाते हैं और फिर इनको डंडा देते हैं और फिर ये मीटिंग करते हैं. आप शोर नहीं मचाते, ना आप इन्हें डंडा देते हैं, बल्कि आपको डंडा देते हैं, इसलिए आप इररिलेवेंट हैं. फैक्ट, जब आप शोर मचाएंगे, जब आप पुश बैक करेंगे, तो फिर शायद ये आप पे मीटिंग करें. समझ आई? Share, like, subscribe, comment, and support independent journalism if you are independent. I'll talk to you soon. Pakistan, Zindabad. पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज